आज यूनियन के ऑफिस में जो बाइसेक्स का समर्थन दिखा, कहा जा रहा है कि यूनियन जो है, आप डराकर, धमकाकर अपने समर्थन में लेकर आ रहे हैं। अगर ऐतिहासिक है तो फिर डराने धमकाने का क्यों जरूरत है? 100 का भीड़ आप जमा कर सकते हैं, 50 की भीड़ आप जमा कर सकते हैं मैनेज करके डरा धमका के, लेकिन लोगों में जो उत्साह दौड़ा हुआ है अपनी स्वेच्छा से बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, हम लोग को ये सब मतलब प्रयास किया जा रहा है बर्बाद करने के लिए। कंपनी प्रबंधन के साथ मिलकर जो वर्तमान यूनियन है बाइसेक्स की जो लड़ाई थी, आधा अधूरा कुछ चीजों को आप ले आए और बाकी आपने सरकार और प्रबंधन के साथ मिलकर बेच दिया, ये आरोप है। वो आदमी खुद अपने स्टेटमेंट में वो ईमानदार नहीं है, वो लोगों को भ्रमित करके झूठ बोल के लोगों को जमा कर रहा है। ये कोर्ट ने क्या कहा था और आप क्या लेकर आए हैं जिसको आप ऐतिहासिक बता रहे हैं? मतलब कितने दिनों तक लगातार इस पर कलेक्टिव बार्गेनिंग हुई, वार्ता हुई और वार्ता के बाद एक एमिकेबल सॉल्यूशन आया और वो सॉल्यूशन इतना लाजवाब है कि अस्थायीकरण पर जो निर्णय हुआ उसके बाद एक निर्णय हुआ कि जो वार्ड रजिस्ट्रेशन है वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो एक तरफ आप परमानेंसी का ऑर्डर लेके आए, दूसरे तरफ आप वार्ड रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू किए और उनके हायर एजुकेशन का कंपनी के खर्चे पर डिप्लोमा, इंजीनियरिंग एंड एमटेक की पढ़ाई, और केवल पढ़ाई नहीं होगी, ये भी एक अनोखा समझौता है, पढ़ाई नहीं होगी, उनको ऑब्जर्व भी किया जाएगा। हम अभी बोला सबके बीच में और अस्थायी मजदूर के बीच में कहा दो रास्ता है, हम ट्रेड यूनियन में सीखा है हम लोग, दो रास्ता है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। आपको तय करना है कि यूनियन आपके लिए रास्ता चुना कंस्ट्रक्टिव और उसके तहत ये समझौता लेके आया, और दूसरा रास्ता है जो अभी पहलवान जो बाहर में ताली मतलब ठोक रहे हैं या ताल ठोक रहे हैं, एकदम मूंछ पिजा रहे हैं, वो उनके पास अज्ञानता है, उनके पास ज्ञान है ही नहीं। जब आपका साहब आपका रीट मेंटेनेबल नहीं है, आपके ये रीट में बोलता है इन आई ऑफ लॉ, इनका रीट जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जब ये सारी बातें हैं और मजदूर को कंफ्यूज किया जा रहा है। मेरा सवाल है, क्या अगर कोर्ट मामला जाता है तो क्या जो 2700 लोगों का परमानेंसी है वो रुक जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा, खटाई में पड़ जाएगा, क्या हो गया, या उनका बंस? उसके लिए ये यूनियन और अस्थायी मजदूर के साथ एकदम कंधे से कंधे मिला के खड़ा है, और हम ये आश्वस्त करते हैं कि कहीं भी किसी स्तर पर अगर जो तरीका यहाँ मजदूर यूनियन लेके आया है इनके हित में, इस तरीके पर आपकी एकता और आपका जब ये बना रहेगा तो आपके हित में कहीं से कोई बाधा नहीं पहुंचे। बैक वेजेस पर बात क्यों नहीं हुआ, उसकी आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे, उसको क्यों आप उसी पर सबसे बड़ा निशाना? देखिए, बैक वेजेस जहाँ तक सवाल है तो बैक वेजेस वहाँ होता है जहाँ पर आपको वेज नहीं मिलता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। टाटा मोटर्स बाइसेक्स का एक यूनियन ने समझौता कर दिया है जिसमें 2700 लोगों का 3 सालों में परमानेंट होना है। उसको लेकर एक ग्रुप जो है, आपने देखा था कल मैंने उस पर बातचीत किया था, वो विरोध में है और कह रहा है कि यूनियन कहीं ना कहीं जो हमारे हितों का समझौता एक तरीके से कंपनी के साथ मिलकर कर लिया है अपने फायदे, निजी फायदे के लिए। कई आरोप आपने देखा होगा और उसको लेकर आज यूनियन ऑफिस में एक बड़ी बैठक हुई और उसमें 22 जो कर्मी हैं वो भी इसमें एक तरीके से जो समर्थन में वो इसमें शामिल हुए। हमारे साथ यूनियन के जो सलाहकार हैं और की पर्सन है प्रवीण सिंह, वो हैं, उनसे हम टू द पॉइंट पूछेंगे, उन सवालों को, उन आरोपों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो वर्तमान समझौता हुआ है क्या 22 कर्मियों के हितों को बेच दिया है आपने, और बेच ऐसी क्यों ये पड़ी है। तो सबसे पहला मेरा सवाल वही है कि आप लोग कंपनी प्रबंधन के साथ मिलकर जो वर्तमान यूनियन है बाइसेक्स की जो लड़ाई थी, आधा अधूरा कुछ चीजों को आप ले आए और बाकी आपने सरकार और प्रबंधन के साथ मिलकर बेच दिया, ये आरोप है। देखिए, जहाँ तक मजदूर हित की बात है तो आज हम लोग हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इस तरह से लोगों में उत्साह दौड़ेगा, और आज अस्थायी मजदूर यूनियन ऑफिस में एक अकस्मात सब लोग उत्साहित होके और खुशहाली में सब यहाँ जमा होने लगे। तो फिर हम लोगों को आना पड़ा यहाँ पर आकर, और लोगों को उत्साह देखकर ये खुशी होती है कि जब भी कोई यूनियन और प्रबंधन
मिलकर कोई फैसला करता है और अगर वो फैसला मजदूर हित में होता है तो उसका प्रमाण मजदूर के उत्साह से देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर साक्षात है, सबके सामने है। और जहाँ तक हित की बात है तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि जमशेदपुर शहर में टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन जब से अस्तित्व में आई है तब से ये मजदूर हित में एक पर एक काम करते जा रही है। और उसका एक और मिसाल ये जो अभी अस्थायी मजदूर का जो फैसला, अस्थायीकरण का जो फैसला है, ये बड़ा बारीकी से और बहुत एक कलेक्टिव बार्गेनिंग अपने अप्रोच से ये यूनियन त्रिपक्षीय समझौता करके इसको मजदूर हित में लेके आया है, जिसमें अगर आप सरसरी निगाह डालेंगे तो आपको एक एक कर सारी जो इसमें बातें हैं वो मजदूर हित में आपको दिखाई देगा। पहला चीज़ जो सबसे पहला जो अभी आप पूछे कि लोगों में जो इस तरह का कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है या लोग जो सशंकित हैं, तो उसके बारे में हम कह देना चाहते हैं कि जो इसको एक इशू बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो इस मैटर को ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट में लेके गए और ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट में जो उनका रीट है, अगर उस आदेश को देखेंगे वो आदमी खुद अपने स्टेटमेंट में वो ईमानदार नहीं है, वो लोगों को भ्रमित करके झूठ बोल के लोगों को जमा कर रहा है। उसका प्रमाण जस्ट हम एक तो समरी आपके सामने दे रहे हैं कि ये रीट की कॉपी है और इस रीट में उसमें लिखा हुआ है कि उसका ग्रीवांस क्या है, वो मांगता क्या है और उस पर कोर्ट का क्या कहा गया फाइंडिंग्स है और कोर्ट का उसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, वो सारा इस रीट, ये जो डिस्पोजल है रीट का ऑनरेबल हाई कोर्ट के मतलब माननीय न्यायाधीश के द्वारा जो दिया गया है उसमें क्लियर वर्णित है। हम खाली आपको बताते हैं, एक एक चीज हम जानना चाहते हैं, चूंकि यहाँ फिर कुछ और भी हमारे अस्थायी मजदूर के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं जो कल तक दिग्भ्रमित थे और आज जब उनको सच्चाई मालूम चला तो वो खुद इस बात को सामने आकर वोकली बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत किया जा रहा है, इतना बड़ा खुशहाली हम लोगों का उसको छीनने का प्रयास कर रहा है अपने निजी स्वार्थ में। तो जैसे इसमें एक हम जैसे बता रहे हैं कोर्ट ने क्या कहा था और आपने क्या, हाँ, जैसे उनका ग्रीवांस जो था कि भाई बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में आप ये एक डिसीजन दीजिए, तो उस पर कोर्ट का जो फाइंडिंग्स है उसमें देखिए, दस द लर्न्ड काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज कन्फाइंड द रिलीफ इन दिस रीट पिटिशन ओनली विथ रिगार्ड्स टू द पिटिशनर्स इन दिस इंडिविजुअल कैपेसिटी। इंडिविजुअल कैपेसिटी का मतलब होता है कि सिर्फ उसके लिए, उनके लिए। हाँ, तो उसमें देखिए पहला क्या है कि Learned Counsel has further submitted that the respondent number 2 is duty bound to take the matter to a logical end in connection with the grievance which has been raised by the petitioner, at least so far as the grievance of the petitioner is concerned, but that having not been done and the petitioner had no option but to file this writ petition, the learned counsel submits। उसके बाद देने के बाद लास्ट में देखिए आता है आर्गुमेंट्स ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 3, मैनेजमेंट जो आर्गुमेंट्स देता है मेन पॉइंट, हाँ हमारे फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट, ये हुआ उनका कि इंडिविजुअल उनका ग्रीवांस है, ये उसमें फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट आफ्टर हेयरिंग द लर्न्ड काउंसिल फॉर द पार्टीज, मतलब रिस्पोंडेंट नंबर 2 लेबर कमिश्नर, रिस्पोंडेंट नंबर 3 मैनेजमेंट and petitioner. After hearing the learned counsel for the parties and considering the facts and circumstances of this case, this court finds that in the writ petition, the petitioner is seeking a mandamus upon the respondent not only with regard to the himself but also with regard to the other workmen, asking the respondent number 3 to formally reinstate them from their respective date of confirmation। ठीक है, admittedly, हाँ admit उसके बाद admittedly the petition has filed this case in individual capacity and it has submitted that by the learned counsel, ये सब कोर्ट का फाइंडिंग्स है ऑफ द पिटिशनर दैट द पिटिशनर इज। प्रवीण जी मेरी बात सुनिए, आप कोर्ट की डिसीजन को आपने हमें बता भी दिया है, हम मेन पॉइंट पर आएंगे कि कोर्ट ने क्या कहा था और आप क्या लेकर आए हैं जिसको आप ऐतिहासिक बता रहे हैं कि किस तरीके से कि कोर्ट ने क्या कहा था
और आप क्या कोर्ट ज्यादा लेकर आए कोर्ट हो ने उससे? कहा था कि भाई आपका ये जो रीट है ये आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, तो आप जो है इसको जाके रिस्पोंडेंट नंबर 2 लेबर कमिश्नर के पास इस मैटर को रेज कीजिए, और आपको यहाँ इस रीट ये कोर्ट में जो है आपके रीट में कोई मेरिट नहीं है। उसके बाद बोला, लास्ट में उसमें बोला उसको कि इन व्यू ऑफ द अफॉरसेड फाइंडिंग्स दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द रिलीफ एज साउट फॉर द पिटिशनर इन दिस रीट पिटिशन इज नॉट मेंटेनेबल। मतलब रीट जो है आपका मेंटेने यस हाँ रीट जो है मेंटेनेबल नहीं है, ये कोर्ट का मतलब फाइंडिंग्स है। Consequently, no such relief can be granted under Article 226 of the Constitution of India. 226 होता फंडामेंटल राइट्स। यस, तो बोलता है कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स के योग मतलब आपका रीट नहीं है, इसलिए ये मेंटेनेबल नहीं है। अब उसके बाद भी अगर व्यक्ति बोले कि ये मेरा जीत है, ये मेरा जीत है, इसमें सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश हो गया, तो ये कहीं से समझ से परे बात है। ये कंफ्यूजन, इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना, और आप एक तरफ बोलते हैं कि दिस विल सीम्स टू बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये आदेश ये बात को बताता है कि हु इज मिसलीडिंग, मिसलीड कौन कर रहा है, मजदूरों को गुमराह कौन कर रहा है। एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति, ये एग्रीमेंट बाइपर्टाइट नहीं है। दिस एग्रीमेंट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर ट्रिपटाइट एग्रीमेंट। तो ट्रिपटाइट एग्रीमेंट में गवर्नमेंट भी अपीयर है इसमें। बाय द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो लेबर कमिश्नर हैं, जो कंसिलेशन ऑफिसर थे इसके, उनका भी इसमें कंसिलेसिंग हुआ है, और तब जाके ये डिसाइड हुआ है। तो दिस इज नॉट ए जोक, ये कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये यूनियन के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है कि पूरे टाटा कंसर्न में एक साथ वार्ता करके 2700 अस्थायी मजदूर के अस्थायीकरण पर निर्णय ले पाया, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बात और मैं पूछता हूँ, ठीक है 2700, अब आगे की आपकी जो चिंता है क्यों है? अगर मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि हम कोर्ट चले जाएंगे या हम इसके खिलाफ जाएंगे, तो आपकी चिंता तो क्या है? मेरी चिंता मजदूर की चिंता है। हम लोग ट्रेड यूनियन करने वाले लोग हैं, राजनीति से हम लोग बहुत दूर रहते हैं, और हम लोग शुरू से इस बात पर भरोसा रखते हैं कि ट्रेड यूनियन में मजदूर को अवेयर रखना, मजदूर के प्रोटेक्शन के लिए हम बाउंड हैं कि उनके वेलफेयर का, उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए हमको काम करना। वो भेजा माननीय न्यायालय उनको कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 के पास जाइए और अपना आवेदन दीजिए। फिर प्रेस ये भी बोला है कि आप प्रेस रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ये नहीं चलेगा। मतलब ये जिसको दिखा रहे हैं कि ये मेरा जीत है, इसको नहीं माना, बोला प्रेस रिप्रेजेंटेशन देके और आप वहां पर अपना बात को रखिए। और उसके बाद ये आदेश आया। उस आदेश में रीजन जो है ये दिया गया कि 3 मंथ्स के अंदर आप जो है हम लोग मतलब इस पर डिसीजन लीजिए। एक बताइए पैकेज, रणनीति बताइए, यूनियन क्या आप बताइए। इस जगह यूनियन खतरा मैंने पूछा। इस जगह हाँ, आप आ रहे हैं इस जगह, उसी खतरे पर आने के लिए हम कह रहे हैं कि इस जगह यूनियन की जवाबदेही बनती है। रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के चलते जो हमारे मेंबर्स हैं, सारे लोग अभी आपके सामने देखे होंगे, सारे लोगों से हमने कहवाया कि सब इम्प्लाई वार्ड है, और इम्प्लाई वार्ड अस्तित्व में जो आए हैं, इसलिए तो हमारा जो है अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को, अपने मेंबर्स के वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना, ये मेरा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन का। और उसके तहत यूनियन जो है इस मैटर को डिस्प्यूट रेज किया, और डिस्प्यूट रेज करने के बाद आफ्टर मतलब कितने दिनों तक लगातार इस पर कलेक्टिव बार्गेनिंग हुई, वार्ता हुई, और वार्ता के बाद एक एमिकेबल सॉल्यूशन आया। और वो सॉल्यूशन इतना लाजवाब है कि अस्थायीकरण पर जो निर्णय हुआ उसके बाद एक निर्णय हुआ कि जो वार्ड रजिस्ट्रेशन है वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो एक तरफ आप परमानेंसी का ऑर्डर लेके आए, दूसरे तरफ आप वार्ड रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू किए, और उनके हायर एजुकेशन का कंपनी के खर्चे पर डिप्लोमा, इंजीनियरिंग एंड एमटेक की पढ़ाई, और केवल पढ़ाई नहीं होगी,
ये भी एक अनोखा समझौता है। पढ़ाई नहीं होगी, उनको ऑब्जर्व भी किया जाएगा। ऐसा ना तो किसी इंजीनियरिंग फर्म में है और ना ही किसी कंपनी में है। ये तो इसलिए हम लोगों ने आज जो उत्साह देखा लोगों में, जो आज देखने को अरे काम करने के बाद साहब काम बोलता है, बकवास करना है। हम अभी बोला सबके बीच में, अस्थायी मजदूर के बीच में कहा, दो रास्ता है। हम ट्रेड यूनियन में सीखा है हम लोग, दो रास्ता है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। आपको तय करना है कि यूनियन आपके लिए रास्ता चुना कंस्ट्रक्टिव और उसके तहत ये समझौता लेके आया। और दूसरा रास्ता है जो अभी पहलवान जो बाहर में ताली मतलब ठोक रहे हैं या ताल ठोक रहे हैं, एकदम मूंछ पिजा रहे हैं, वो उनके पास अज्ञानता है, उनके पास ज्ञान है ही नहीं। वो सोच उनका यही है कि बरगला के लोगों को और हम जो है एक बखेड़ा खड़ा कर दे, डिस्ट्रक्टिव रास्ता अपनाना चाहते हैं। तो ये तय अस्थायी मजदूर को आप जो बोले क्या खतरा क्या है, मैं पूछ रहा हूँ किसका नुकसान है? इसके लिए यूनियन फिर आज लोगों को उत्साह देख के एक बार सामने आया और बताने का प्रयास किया कि देखो वो डिस्ट्रक्टिव जो पर्सन है उनसे सावधान रहना है और आपके हित में जो फैसला है उसका एहसास आपके उत्साह को देखकर लग रहा है और आगे भी यूनियन आपके साथ एकदम आपके हित में खड़ी रहेगी। मेरा सवाल है, क्या अगर कोर्ट मामला जाता है तो क्या जो 2700 लोगों का परमानेंसी है वो रुक जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा, खटाई में पड़ जाएगा, क्या हो गया, या उनका बंस? जहां तक आपका क्वेश्चन ठीक है, जहां तक हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि न्यूसेंस क्रिएटर, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि न्यूसेंस जो क्रिएट करता है, अभी आपके सामने उदाहरण है कि इसी शहर में आपको टायो नजर आ रहा है, इसी शहर में कांड्रा ग्लास फैक्ट्री नजर आ रहा है, इसी शहर में केबल कंपनी नजर आ रहा है, नहीं बता रहे, इसी शहर में एग्रीको नजर आ रहा है। आप गौर करके देखेंगे कि अगर यूनियन सजग नहीं रहता है, हम एक उदाहरण देते हैं छोटा सा, टिन प्लेट कंपनी आपके बगल में है, अगर यूनियन सजग नहीं रहेगी तो सबसे पहला उसका इफेक्ट और सबसे ज्यादा असर उस पर काम करने वाले मजदूर पर जाता है। तो उसको भांपते हुए, उस चीज को भांपते हुए हम लोगों ने तय किया कि नहीं, जो न्यूसेंस क्रिएटर है उसके नकाब को खोलना जरूरी है। हम इस रीट को जरिए बोलते हैं उनका आधार, जैसे अभी क्या नाम हुआ आपका, मनिंदर सिंह अभी हैं, कल तक इनको कंफ्यूज करके वहां इनसे कहवा रहा था, आज ये रीट का आदेश को सुनने के बाद क्या इनके पास ये शब्द है कि आगे इनको हित समझ में आ जाएगा कि इनका हित कहाँ सुरक्षित है। जब आपका साहब आपका रीट मेंटेनेबल नहीं है, आपके ये रीट में बोलता है इन आई ऑफ लॉ, इनका रीट जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जब ये सारी बातें हैं और मजदूर को कंफ्यूज किया जा रहा है, तो न्यूसेंस क्रिएटर से सतर्क सावधान रहने के लिए मैंने जो पूछा आपसे कि अगर ये मामला कंट्रोवर्सी में जाता है तो खतरा क्या, कितना बड़ा नुकसान किसका होगा? उसके लिए ये यूनियन और अस्थायी मजदूर के साथ एकदम कंधे से कंधे मिला के खड़ा है और हम ये आश्वस्त करते हैं कि कहीं भी किसी स्तर पर अगर जो तरीका यहाँ मजदूर यूनियन लेके आया है इनके हित में, इस तरीके पर आपकी एकता और आपका जब ये बना रहेगा तो आपके हित में कहीं से कोई बाधा नहीं दो सवाल और रहेंगे आपसे। बैक वेजेस पर बात क्यों नहीं हुआ, उसकी आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे, उसको क्यों आप उसी पर सबसे बड़ा निशाना? देखिए, बैक वेजेस जहां तक सवाल है कि बैक क्या प्रासंगिक नहीं, जैसे बैक वेजेस जहां तक सवाल है, तो बैक वेजेस वहां होता है जहां पर आपको वेज नहीं मिलता है। मान लीजिए आप काम करते हैं और आपका काम करने का जो मेहनताना है वो आपको अकॉर्डिंग टू जो पेमेंट है आपको नहीं मिल रहा है, तो उसको बैक वेजेस बोलते हैं कि मेरा वेजेस ड्यू है। यहाँ पर हम अभी इसलिए पहले किया कि मैटर अलग है। जैसे ऑनरेबल महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जो आदेश था उसमें मैटर पहले रेज हुआ, उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट से वो एडजुकेट हुआ, वहाँ से उन पर सुनवाई हुई, एडजुकेशन के बाद उसमें फाइंडिंग्स आया, देन वो फिर रीट कोर्ट गया, देन फिर वो डिवीजन बेंच गया, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाके वो डिसाइड हुआ। तो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, वहाँ यस, वहाँ बाई 6 नहीं है, वहाँ एम्प्लॉय वार्ड एक भी नहीं, क्योंकि नया कारखाना है, आप लोग भी जानते हैं
वो जो नया कारखाना है, और यहाँ पर कंप्लीटली ये जो टेम्पोररी जो एग्जिस्टेंस में आए हैं, ये बाय रिक्वेस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, एग्रीमेंट हैज बीन डन बिटवीन मैनेजमेंट, यूनियन एंड गवर्नमेंट। तो ये ट्रिपटाइट एग्रीमेंट से ये एग्जिस्टेंस में आया और वहां से ही चलते आ रहा है। फिर ये निधि खरे मैडम जिसमें लेबर कमिश्नर थी, उनके समय में फिर ट्रिपटाइट एग्रीमेंट हुआ कि नहीं ठीक है, इतना ट्रेनिंग आप ये दे रहे हैं ये ठीक है, लेकिन भाई इसको परमानेंसी का भी आप दो। तो देखिए, हर एक जो प्रैक्टिकल बात है, हर कारखाने का एक अपना प्रोडक्शन टारगेट होता है और मैन पावर प्लानिंग होता है। तो फिर भी टाटा मोटर्स के अंदर उसी समय से परमानेंसी का दौर शुरू है। वो देखे होंगे कि हर साल यहाँ बोनस समझौता के समय एक परमानेंसी का उत्सव होता था। कुछ लोग परमानेंट होते थे, जबकि जमशेदपुर शहर के सारे कारखाने में कहीं कैपेसिटी 200 है, 150 है, 400 है, 500 है। एक टाटा स्टील ऐसा कंसर्न है जिसमें हजारों की संख्या में है, और दूसरा टाटा मोटर्स है। और वहां पर हर साल परमानेंट एम्प्लॉय हो रहा है। जहां पर ऑटोमेशन के दौर में मशीन का जमाना आ गया, वहां पर मैन पावर कर्टल किया जा रहा है। तो साधारण बात नहीं है, और उसको कंटिन्यू करते हुए और इसको लेके आए हैं। और आज हम अगर फिर उसी तरह से, जिस तरह से वो रोड मास्टर मतलब उस तरह का जो होता है, हम उनको कहेंगे, मतलब नो हाउ उनके पास नहीं है। दे आर नॉट वेल नोन अबाउट द फैक्ट्स ऑफ, और नहीं तो वो उनके पास नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वो कंफ्यूज है यहाँ। संक्षिप्त में आपसे एक लास्ट सवाल, आज यूनियन के ऑफिस में जो बाई-6 का समर्थन दिखा, कहा जा रहा है कि यूनियन जो है आप डराकर धमकाकर अपने समर्थन में लेकर आ रहे हैं, तो आप डरा धमका क्यों? अगर ऐतिहासिक है तो फिर डराने धमकाने का क्यों जरूरत है? आज तक ये टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन कभी इस बात में विश्वास नहीं रखती है, और आदतन हम लोग बोले ना कि अपना ये यूनियन अपना सब कुछ झोंक देता है मजदूर के हित को सुरक्षित करने में, और उसका खुशहाली आज देखने को मिल रहा है। 1, 2, 5, 10, 15, 20 को आप 100 का भीड़ आप जमा कर सकते हैं, 50 की भीड़ आप जमा कर सकते हैं मैनेज करके डरा धमका के, लेकिन लोगों में जो उत्साह दौड़ा हुआ है, आप भी अभी साक्षात देखे कि जो बच्चियां सब आई हैं, जो भी महिला कर्मचारी जो हैं, जो भी कल तक जैसे जो कंफ्यूज होके वहां पर थे, आप देखे होंगे कि सब अपनी स्वेच्छा से बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, हम लोग को ये सब मतलब प्रयास किया जा रहा है बर्बाद करने के लिए, हम लोग इसमें नहीं है, हम लोग यूनियन के इस प्रयास से हम लोग खुश हैं और हम लोग इसमें एकदम साथ हैं। तो अगर हम भ्रमित करेंगे, अगर हम दबाव डालेंगे, 5, 10, 15, 20, 50 हो सकता है, लेकिन ये समूह जो है उसको कभी कोई नहीं दबा सकता। और जहां तक इस यूनियन का बात है, आज तक एक भी उदाहरण नहीं रहा। हम विश्वास करते हैं कि मजदूर की रोजी रोटी सुरक्षित रखो, मजदूर को रोजगार दिलाओ, कारखाने को काम को बढ़ाओ, कारखाने की का विस्तारीकरण कराओ। तो इस यूनियन का पॉलिसी ये है, इसलिए यूनियन उस बात से कोई वास्ता ही नहीं रखता है। आरोप लगाना तो अब क्या कहा जाए, जिसको मान लीजिए जिसके पास सोच नहीं है, समझ नहीं है, शुद्ध ट्रेड यूनियन की जानकारी होनी चाहिए, सबसे पहला बात ये है। और जिसके पास ट्रेड यूनियन की जानकारी नहीं है, वो उनसे कुछ उम्मीद नहीं। धन्यवाद आपका। और मुद्दा जो है टाटा मोटर्स बाई-6 का जो मुद्दा है, वो रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, पेट से जुड़ा हुआ है, और घर का जो उनका है, घर चलाने से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ही संवेदनशील है। और 2700 परिवारों का एक तरीके से रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इसे उसी संवेदनशीलता के साथ देखना होगा। अगर ये राजनीति या विवादों में फंसता है तो उन 2700 परिवारों का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए हमने ये विस्तार से बातचीत किया। कल भी आपने हमारी वो बातचीत को देखा होगा। तो फैसला उन मजदूरों को करना है। आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद झारखंड। धन्यवाद।